बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम द प्रॉब्लम नंबर 1। अ 70 किलोग्राम एथलीट रन्स अप स्टेयर्स in 4 seconds. The vertical height of stairs is 4.5 मीटर. Calculate his power. एक एथलीट है और वो जो है एक खास हाइट तक वो भागा है, जबकि टाइम इसने लिया है 4 सेकंड। इसका मास है, मास इज इक्वल टू 70 kg। यानी हम स्टेटमेंट से इस वक्त डेटा निकाल रहे हैं और जब ये ऊपर गया है तो हाइट कितनी कवर की है? हाइट h इज इक्वल टू 4.5 मीटर, जबकि टाइम इसने लिया है 4 सेकंड्स। ये टाइम हो गया। मालूम करना है पावर। इस बंदे की पावर कितनी है? ठीक, तो अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सोल्यूशन इसका हम कुछ इस तरह मालूम करेंगे कि पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई टी, वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। इस वक्त चूंकि ये जो एथलीट है ये सीढ़ियों पे ऊपर जा रहा है, तो जो वर्क हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसकी बॉडी में स्टोर हो रहा है। तो मैं इस वर्क को लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी के बराबर वर्क एनर्जी थ्योरम के लिहाज से भी लिख रहा हूं और टाइम यहां पे लिखेंगे t। दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा अपनी जगह। अब इसमें पुटिंग करते हैं। सो p इज इक्वल टू मास कितना है 70, g की वैल्यू 9.8 और हाइट है 4.5 डिवाइड बाय टाइम कितना है 4। सो p इज इक्वल टू इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। जब मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और 4 पे डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला 770 वाट। इसका जो पॉइंट है वो सबसे आखिर में है, तो इस पॉइंट को मैं यहां तक ला सकता हूं। तो यह हो जाएगा 7.7 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 वाट। ये हो जाएगा पावर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें कहा जा रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन 5 मीटर above the ground. What is its velocity at height 3 मीटर above the ground? सवाल कुछ इस तरह है कि इस बॉडी को 5 मीटर की हाइट से नीचे गिरा दिया गया है। यानी ये जो हाइट है h, दिस इज 5 मीटर। मैं यहाँ पे लिखूंगा h1 क्योंकि अभी एक और हाइट भी आने वाली है। जब इसको यहां से रिलीज किया जाएगा तो इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। जब इस बॉडी ने कुछ फासला कवर किया है, कुछ हाइट कवर की है 3 मीटर की, यानी यहां से लेकर यहां तक इसने हाइट कवर की है h2 और वो है 3 मीटर। तो इस पॉइंट पर मालूम कीजिए इसकी फाइनल वेलोसिटी, कि यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमने मालूम करना है। तो जरा इस पॉइंट की भी हाइट मालूम कर लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली हाइट मालूम करनी है। इस हाइट को मालूम करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे h1 से h2 को माइनस करना होगा। इसको मैं h कहता हूं। h इज इक्वल टू h1 माइनस h2। सो h इज इक्वल टू h1 कितना है 5, h2 है 3, तो हाइट हमारे साथ आ गई 2 मीटर। हाइट मालूम हो गई। अब हम यूज करेंगे द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यानी इस सिचुएशन के मुताबिक मैं इसको ऐसे लिखूंगा। इसमें जब हम पुटिंग करेंगे तो 2 लिखेंगे, g की वैल्यू 9.8, h कितना है? h है 2 मीटर, 2 लिखा। वी एफ स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो माइनस 0 स्क्वायर। इन तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो इससे आ जाएगा 39.2। ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। अंडर रूट को फिलहाल मिटा देते हैं, स्क्वायर। अब लेते हैं अंडर रूट बोथ साइड्स, तो वी एफ इज इक्वल टू 39.2 अंडर रूट। सो वी एफ इज इक्वल टू 39.2 का अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 6.3 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला सवाल हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। इसी सवाल को हल करने का एक और तरीका भी है, और वो ये है
कि इस मैक्सिमम हाइट पर बॉडी के साथ एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये इसके साथ मौजूद है, मैक्सिमम है, जबकि काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर क्या है, जीरो है। जैसे ही ये नीचे गिरेगा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में। तो यहां पे हम लिखेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और इस वक्त हम एयर रेजिस्टेंस को कर देंगे नेग्लेक्ट। तो फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है एम जी एच। एम हो जाएगा कैंसिल एम के साथ, और ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं इसको लिखूंगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब मैं अंडर रूट लूंगा बोथ साइड, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, स्क्वायर के साथ, सो अंडर रूट 2gh। इस पेपर पुटिंग करेंगे v इज इक्वल टू 2g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 2। यहां से हमें वेलोसिटी मिलेगी 6.3 मीटर पर सेकंड। MCQ नंबर 3। A man pulls a trolley through a distance of 50 meters by applying a force of 100 Newton, which makes an angle of 30 degree with x-axis. Calculate the work done by the man. एक बंदा है जो किसी ट्रॉली को पुश कर रहा है और उस पर फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स जो ट्रॉली पे लग रहा है 30 डिग्री के साथ लग रहा है, और वो बॉडी जो है ना, वो ट्रॉली वो डिस्प्लेस हो रही है, यानी कुछ इस तरह के इस पे जो फोर्स लग रहा है तो ये 30 डिग्री पे लग रहा है, तकरीबन इतना। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट वो हमें दिया हुआ है और फोर्स भी दिया हुआ है। फोर्स है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर। तो यहाँ पे इसको लिख भी लेते हैं अलग। तो वर्क डन मालूम करते हैं कि वर्क डन W ये कितना हुआ होगा। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, इसका सलूशन ये है कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। अगर हमें वर्क का फार्मूला आता है तो हम इजीली इसको कर लेंगे। तो वर्क इज इक्वल टू एफ कितना है 100, डी कितना है, डी इज 50, कास 30 डिग्री। तो 100 और 50 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय कास 30 बराबर है 0.866 के। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बाय कैलकुलेटर और लिखते हैं यहाँ पे आंसर। तो आंसर आएगा 4330 जॉल। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। द रोलर कोस्टर स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम अ वर्टिकल हाइट of 40 meter on the first hill and reaches a vertical height of only 25 meter on the second hill, where it slows to a momentary stop. इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक रोलर कोस्टर है और ये जो है ना शुरू से कोई डिस्टेंस कवर करता हुआ पहुंचा है फर्स्ट हिल की तरफ। तो फर्स्ट हिल जो है ना उसकी हाइट कितनी है, फर्स्ट हिल की हाइट है 40 मीटर, ये इसकी हाइट हो गई। उसके बाद ये फर्स्ट हिल से गया है टुवर्ड सेकंड हिल। सेकंड हिल में ये एक खास हाइट पर स्लो हो गया है और फिर स्लो होने के बाद मोमेंटरी, मोमेंटरी का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता ये स्टॉप होना शुरू हुआ है। तो इस वक्त इसकी जो हाइट है H2 वो है 25 मीटर, ये इसकी सेकंड हाइट हो गई सेकंड हिल पर। इट ट्रेवल अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 400 मीटर। तो H1 कितना है, H1 इज 40 मीटर, H2 इज 25 मीटर, जबकि डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया है D वो है 400 मीटर। डिटरमिन द थर्मल एनर्जी, मालूम करना है हमने थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी हमने मालूम करनी है एंड एवरेज फोर्स ऑपरेशन, और फिर एवरेज फोर्स ऑपरेशन भी मालूम करना है ऑन द कार हुज मास इज 1000 किलोग्राम। ये जो कहा जा रहा है कि थर्मल एनर्जी मालूम कीजिए, सो थर्मल एनर्जी का मतलब है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, कि जब ये रोलर कोस्टर हिल 1 से हिल 2 तक गया है
तो जाहिर है कि इस वक्त फ्रिक्शन मौजूद था, तो इसने फ्रिक्शन के खिलाफ कितना वर्क किया है, क्योंकि ये रगड़ खाता हुआ गया है। सो थर्मल एनर्जी यानी वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ये मालूम करना है। ये हमारा पहला काम हो गया। डब्ल्यू मालूम करना है, वर्क। नंबर 2 इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना है? एफ, स्मॉल एफ, हमने ये मालूम करना है। जब ये रोलर कोस्टर अपनी पहली हाइट पे था, तो उस वक्त इसके साथ थी पोटेंशियल एनर्जी जो कि मैक्सिमम थी। उसके बाद ये नीचे जाना शुरू हुआ है, तो उसकी ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। या हम कह सकते हैं कि इस वक्त इसके साथ जो एनर्जी थी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक ये जो एनर्जी थी इसके साथ, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। और यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी ग्रेविटी के खिलाफ इस बॉडी में स्टोर हुई है। दूसरा, ये आ रहा है डाउनवर्ड, यानी ये नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रहा है, तो इसलिए भी हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया हुआ है। सो वर्क इज इक्वल टू माइनस, इसका फार्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। नाउ वर्क इज इक्वल टू माइनस mgh, यहाँ पे हम h फाइनल भी लिख सकते हैं और h2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि h2 ही फाइनल हाइट है। और यहाँ इसकी जगह फार्मूला लिखेंगे mgh1 लिख सकते हैं या h इनिशियल लिख सकते हैं। नाउ w इज इक्वल टू, क्यों ना ये mg हम कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा h2 माइनस h1। अब इस पर पुटिंग करते हैं, तो ये मास हमें दिया गया है कि इस गाड़ी का मास कितना है? 1000 किलोग्राम। इसका मास 1000 किलोग्राम है, सो माइनस 1000 ये लिखा, जी की जगह 9.8। और H2 कितना है? H2 इज 25, जबकि H1 है 40, माइनस 40। इस माइनस को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ, तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होने से ये हो जाएगा, ये 40 प्लस हो जाएगा, जबकि ये 25 हो जाएगा माइनस 25, तो इससे क्या आ जाएगा? 15। तो इस वक्त हम 1000 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 15 ये करेंगे बाय कैलकुलेटर, देखते हैं इससे क्या आता है। तो इससे आएगा 147,000 जॉल, यानी 1,47,000 जॉल की थर्मल एनर्जी पैदा होगी। यानी ये जो वर्क डन है, ये इस वक्त बराबर है थर्मल एनर्जी के। ई थर्मल इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू 147,000 जॉल। अब मालूम करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मालूम करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी। सो ये एफ मालूम करना है, सो एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई डी। एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, वो हमें यहाँ पे मालूम है, वो है 147,000 एंड डिवाइड बाय डी कितना है? डी इज 400, यानी टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है 400 मीटर। तो इससे आंसर आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 1470 डिवाइड बाय 4, 368 न्यूटन। Problem number 5. A man where mass is 70 kg walks up to the third floor of a building which is 12 meter above the ground in 20 seconds. Find the power in the watt and horsepower. इसमें कहा जा रहा है कि एक आदमी है जिसका मास है 70 किलोग्राम, वो ऊपर की तरफ वॉक कर रहा है, और जब वो थर्ड फ्लोर तक पहुंचा है एक बिल्डिंग में, ये थर्ड फ्लोर जमीन से 12 मीटर की ऊंचाई पर है। 12 मीटर, यानी बिल्डिंग में ये 12 मीटर ऊपर गया है, और इसका मास है m इज इक्वल टू 70 kg, जबकि टाइम जो है वो इसने लिया है 20 सेकंड। तो इस बंदे की पावर मालूम करनी है। इस बंदे की पावर हमने मालूम करनी है वाट में भी और हॉर्स पावर में भी। तो सोल्यूशन क्या होगा? लिखते हैं सोल्यूशन। तो अब हमने इस बंदे की पावर मालूम करनी है, तो पावर का कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? P इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई टी, यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। सो चूंकि आदमी ऊपर जा रहा है, तो ये वर्क स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पी ई डिवाइड बाई टी, अब ये फार्मूला बन गया। पी ई का फार्मूला है mgh
जब कटिया आ जाएगा अपनी जगह पे, अब इसमें पुटिंग करनी है कि मास कितना है और जी एंड एच कितना है। मास है 70, जी है 9.8 और हाइट है हमारे पास 12 मीटर, जबकि टाइम है 20। तो इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आंसर हमारे साथ आएगा वो है 4116 वाट्स। वाट में तो पावर मालूम हो गया एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इसी पावर को मालूम करते हैं हॉर्स पावर में। हमें पता है कि 1 हॉर्स पावर ये बराबर होता है 746 वाट के। तो 1 वाट कितना होगा, उसके लिए 746 को बोथ साइड डिवाइड करना होगा। तो 1/746 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 वाट। ये आ जाएगा हमारे साथ और इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू 4116। नाउ हाँ पुट इन 1, तो वाट की जगह आ जाएगा 1/746 हॉर्स पावर। अब इन दो नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.55 हॉर्स पावर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6। To what height a 400 engine can lift 100 किलोग्राम मास in 3 seconds? तो इस सवाल में कहा जा रहा है कि एक इंजन है और वो 100 किलोग्राम के मास को उठा लेता है कितने टाइम में, 3 सेकंड्स में। तो अब करना यह है कि मशीन ने मास को जितनी हाइट तक उठाया है वो हाइट हमने मालूम करनी है, ताकि हमें पावर गिवन है, हमें टाइम गिवन है और हमें मास भी गिवन है। तो पावर है 400 वाट, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है हमें मास वो है 100 किलोग्राम और टाइम है यहाँ पे 3 सेकंड। तो हाइट मालूम करनी है। ऐसी कंडीशन में हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पावर का, वही फार्मूला P इज इक्वल टू एम जी एच डिवाइड बाय टी। यहाँ से हम हाइट मालूम कर सकते हैं अगर टाइम इधर आ जाए। तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट P मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू एम जी एच। अब एम जी को बोथ साइड डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट पी टी डिवाइड बाय एम जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे साथ, हाइट। तो अब इस पे करनी है पुटिंग। तो ये हाइट अब हमने मालूम करनी है। तो दिस इम्प्लाइज दैट इसको मिटा देते हैं। h इज इक्वल टू पावर कितना है 400, टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 3 सेकंड, जबकि मास है 100 और g की वैल्यू है 9.8। इन सबको पुट कर लिया और हल करने के बाद आंसर आया है हमारे पास 122 मीटर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 7। A ball of mass 100 ग्राम is thrown vertically upward। यानी डेटा हमें गिवन है और उसमें कहा जा रहा है कि मास है 100 ग्राम किसी बॉल का, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 पे डिवाइड कर लीजिए तो ये ग्राम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम। तो 100 डिवाइड बाय 1000 0.1 kg इससे आ जाएगा। थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इस बॉल को ऊपर फेंका गया है एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड गिवन है v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। इफ नो एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी लॉस नहीं हो रही ऐसी कंडीशन में, तो ये कोई आइडियल सिचुएशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आइडियल केस है ये हमारे साथ, द हाइट इट वुड रीच। तो हाइट मालूम करनी है। तो अब मजीद क्या करना है, मजीद क्या कहा जा रहा है, इफ द बॉल ओनली राइजेस टू 25 मीटर, बॉल जो है वो 25 मीटर ऊपर गई है, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। यानी ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस मौजूद है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। आल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हाइट मालूम करते हैं पहले फॉर आइडियल सिचुएशन। जब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो रही है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये चूंकि आइडियल सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं है, यानी जो एयर रेजिस्टेंस है उसका कोई जिक्र नहीं है।
तो अब इसे पुटिंग करते हैं। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? इट्स फार्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 1/2 और एम वी स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है एम जी एच। यहाँ पे मास मास कैंसल, तो रह जाएगा हाफ वी स्क्वायर। ये जो जी है, अगर ये इस तरफ आ जाए तो वहां पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2g इज इक्वल टू एच। तो यहाँ से अब इजीली हाइट मालूम हो सकता है। h इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन आंसर है 31.9 मीटर। ये हाइट मालूम हो गया फॉर आइडियल सिचुएशन। इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं थी। अब बात करते हैं रियल सिचुएशन की, जिसमें कहा जा रहा है कि इफ द बॉल ओनली राइजेस टू 25 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, आल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम रियल सिचुएशन में दो चीजें मालूम करेंगे, एक वर्क और दूसरा फ्रिक्शन मालूम करना है। तो लिखते हैं फार्मूला फॉर रियल सिचुएशन। इस सिचुएशन में एयर रेजिस्टेंस भी शामिल है। तो फिर फार्मूला जो है वो किस तरह बनेगा, वो बनेगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। ये हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम में। बहरहाल, तो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, वो लिख लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का है एम जी एच और वर्क का एच एफ। इसमें ये एच हाइट है और स्मॉल एफ है फ्रिक्शन। तो एम जी एच को उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि वर्क मालूम करना है। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी एच इज इक्वल टू एच एफ। ये जो एच एफ है इसको मैं स्मॉल डब्ल्यू के बराबर लिख सकता हूँ। असल में ये एच एफ वर्क है अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन। तो इसमें ये हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ। अब मास की वैल्यू हमें गिवन है, मास है 0.1 kg, जिसको हमने शुरू में मालूम किया था। ये 100 ग्राम दिया हुआ है। वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड, सो 25 का स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस अगेन मास आ गया। तो मास यहाँ पे फिर से है 0.1 और जे की वैल्यू 9.8, जबकि हाइट है 25। तो यहाँ से हमें वर्क मालूम हो जाएगा 6.75 जॉल। अब लास्ट में क्या है, लास्ट में है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखा हुआ यहाँ पे। आल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स हमने मालूम करनी है। हमने अभी वर्क का फार्मूला लिखा W इज इक्वल टू एच एफ। यहाँ से फ्रिक्शन मालूम कर लेते हैं, F इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एच। तो F इज इक्वल टू डब्ल्यू कितना है, अभी मालूम किया है 6.75, जबकि हाइट कितना है वो है 25 मीटर, ये भी हमें गिवन है। तो इसको 25 पर डिवाइड कर लेंगे। सो F इज इक्वल टू 0.25 न्यूटन। सो F इज इक्वल टू, अगर इस 0.25 को राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा 0.3 न्यूटन। तो यहाँ से हमें फ्रिक्शन भी मालूम हो गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह गए थे, उसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9 हमने यहाँ से शुरू करना है। तो देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9, अ बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप्स फ्रॉम ब्रिज। यानी यहाँ पे कोई ब्रिज है और इसके ऊपर एक बॉडी मौजूद है जिसका मास m है, इसको ड्रॉप कर दिया गया है, यहाँ से फेंक दिया गया है इनटू वाटर ऑफ द रिवर। और ये जब नीचे ये बॉडी गिरी है तो ये दरिया में जाके गिरी है। द ब्रिज इज 10 मीटर हाई। ये जो ब्रिज है इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर फ्रॉम द वाटर सरफेस। तो क्या क्या मालूम करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी 5 मीटर अबव द वाटर सरफेस। जब ये बॉडी गिरते गिरते यहां तक पहुंचेगी, यानी आधा फासला कवर करेगी 5 मीटर का, तो इस वक्त हमने मालूम करनी है इसकी स्पीड। तो जिस वक्त ये बॉडी रिस्ट में थी उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, और जब इस बॉडी ने 5 मीटर का फासला कवर किया है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है,
ये हमने यहाँ पे मालूम करना है। सो H1 इज टोटल हाइट जो कि 10 मीटर है। H2 वो वाली हाइट है कि जब बॉडी को रिलीज कर दिया गया और उस बॉडी ने 5 मीटर का फासला कवर किया है, तो ये H2 हो गया। इसको हम बोलेंगे H। ये जो रिमेनिंग हाइट है, यानी पानी के सरफेस से उस पॉइंट तक का फासला जहां तक बॉडी पहुंची है और बॉडी मोशन में है, तो इसको हम H बोलेंगे। तो H होगा H1 माइनस H2। तो अगर इसको मैं यहां पे लिखूं, सो H इज इक्वल टू H1 माइनस H2। दिस इंप्लाइज दैट H1 है 10 और H2 है 5। तो H कितना आ जाएगा? 5 मीटर। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी above the 5 meter above the surface of water. 2gh is equal to vf square minus vi square. So 2gh is equal to vf square. Initial velocity 0 है। 2gh is equal to vf square. This implies that under root लेंगे both sides, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा ये दोनों कैंसिल। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gh अंडर द रूट। नाउ vf इज इक्वल टू 2 लगाएंगे, g की वैल्यू 9.8 और हाइट कितनी है? 5। इसको सोल्व करेंगे और अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 9.9 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी मालूम हो जाएगी। इसके बाद पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी बिफोर इट स्ट्राइक्स द वाटर। जिस वक्त ये पानी को छूता है या पानी में गिरता है, उससे थोड़ा सा ऊपर हमने मालूम करनी है दोबारा से स्पीड ऑफ द बॉडी। तो यही हाइट हम लेंगे पूरी की पूरी, यानी H1 जो कि 10 मीटर है। मैं दोबारा से यही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, यानी VF इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh1 इस बार आ जाएगा। सो VF इज इक्वल टू 2g की वैल्यू 9.8 और H1 कितना है? 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। तो यह हो गया प्रॉब्लम नंबर 9। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10। The engine of a JF Thunder fighter made by Pakistan and China develops a thrust of 3000 Newton. What horsepower does it produces at velocity of 600 meter per second? इस सवाल में कहा जा रहा है कि JF थंडर फाइटर एक जंगी तैयारा है जो कि पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से मिलकर बना है। ये हवा में थर्स्ट पैदा करता है 3000 न्यूटन। ये थर्स्ट क्या है? थर्स्ट जो है ना, ये फोर्स है, यानी इस वक्त जो फोर्स ये तैयारा हवा में पैदा करता है, तो वो फोर्स है 3000 न्यूटन। मालूम करनी है इसकी पावर। व्हाट हॉर्स पावर डज इट प्रोड्यूसेस एट वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हमें इसकी दी गई है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो है 600 मीटर पर सेकंड। इसकी पावर मालूम करनी है। ये जो पावर इसकी हम मालूम करेंगे तो इसको वाट में मालूम करेंगे एज वेल एज HP, यानी हॉर्स पावर में भी इसकी पावर को मालूम करना है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन के लिए पावर का ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इसका पावर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं लगाया। सो P इज इक्वल टू फोर्स कितना है? फोर्स है 3000 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 600। P इज इक्वल टू 18, 3 जीरो ये लग जाएंगे और 2 जीरो ये हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया वाट में। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हॉर्स पावर में। सो 18 और ये 5 जीरो साथ में लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 746 पे, तो फिर ये वाट क्या हो जाएगा? हॉर्स पावर। इसको 746 पर डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2413 हॉर्स पावर। लास्ट प्रॉब्लम है
Problem 11. The mass of the moon is 1/80th the mass of the earth and corresponding radius is 1/4 of the radius of the earth. Calculate the escape velocity at the surface of the moon. इस सवाल में हमें जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा ये है, वो 1/80 टाइम्स स्मॉलर है मास ऑफ द अर्थ से, तो इसलिए मास ऑफ द अर्थ को हम डिवाइड कर लेंगे 80 पर। इसको मैं लिखूंगा mm यानी मास ऑफ द मून इज इक्वल टू me मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय 80। इसी तरह जो रेडियस ऑफ द मून है वो 4 गुना कम है रेडियस ऑफ द अर्थ से, तो मैं लिखूंगा rm मतलब रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू re डिवाइड बाय 4। तो मालूम करना है एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून, मैं यहाँ पे m लिखूंगा, m मतलब मून, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून ये हमने मालूम करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। आमतौर पर एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है 2G मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। इस वक्त चूंकि इस फार्मूला ने अभी चेंज होना है तो मैं इस फार्मूला को लिखूंगा मून के हिसाब से। सो वी एस्केप ऑफ मून इज इक्वल टू 2G मास ऑफ मून इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मून, यानी फार्मूला को मैंने लिखा है मून के हिसाब से। तो जहां पे अर्थ लिखा हुआ था E वहां पे मैंने m कर दिया। अगर मैं यहाँ पे भी लिखूं अर्थ के लिए वी एस्केप अर्थ, तो यहाँ पे मून के लिए हो गया। नाउ अब इसके बाद कुछ इस तरह करेंगे हम कि वी एस्केप मून इज इक्वल टू 2G मास ऑफ द मून बराबर है मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 80, यहां पे लग जाएगा, एंड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून की जगह लगेगा रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 4। सो वी एस्केप मून इज इक्वल टू, ये वाला 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 और ये 80 जो है ना इसके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, जबकि बाकी 2GME डिवाइड बाय RE अपनी जगह पे आ जाएगा। सो वी एस्केप मून इज इक्वल टू 4 और 80 आपस में डिवाइड होंगे तो आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय 20 अंडर रूट, और इस पर लेते हैं अलहदा से अंडर रूट 2GME डिवाइड बाय RE। वी एस्केप मून इज इक्वल टू, अब ये जो फार्मूला हमारे साथ बन गया है तो ये फार्मूला बराबर है वी एस्केप ऑफ अर्थ, यहां पे लिख भी सकते हैं साथ में, डिवाइड बाय अंडर रूट 20। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि अंडर रूट 20 ये बराबर है 4.5। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा वी एस्केप ऑफ मून इज इक्वल टू 2.48 किलोमीटर पर सेकंड। तो इस 48 को राउंड ऑफ करेंगे सो 2.5 किलोमीटर पर सेकंड ये आ जाएगी एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून, जो कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।